हे फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज जो रिलेटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स ये होता है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक मिनार्की आती है, एक मीनोपॉज आता है। मिनार्की मीन्स होता है कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, और मीनोपॉज का मीन्स होता है पीरियड या मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होना। ओके, इट मीन्स permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. It is the point of the time when last final menstruation occur. menopause means होता है इसमें permanent cessation of menstruation हो जाता है end of reproductive life। इसमें अगर एक बार menopause हो जाता है उसके बाद हम ये मानते हैं कि reproductive life अब नहीं हो सकती, या जो फीमेल होती है वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जब ओवम ही नहीं बनेगा तो कंसीव कैसे करेंगे। तो लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और ये क्यों होता है? लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एक्टिविटी। जो ओवेरियन फॉलिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम एट लीस्ट फाइनल मेंस्ट्रुएशन अकर। ओके, अब आती है इसमें क्या इफेक्ट करता है? एज ऑफ मीनोपॉज। एज ऑफ मीनोपॉज में क्या होता है? इसमें कई चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। मेनली जो हम रेशियो लेते हैं 45 से लेके 55 लेते हैं, लेकिन अब 45 से लेके 55 तक कभी भी किसी का भी मीनोपॉज हो सकता है। लेकिन जैसे मिनार्की की एक टाइमिंग होती है 9 to 16 ईयर्स हम लेते हैं, वैसे इसकी 45 to 55 ईयर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल जो होता है 50 तक ये क्लोज हो जाता है या मीनोपॉज हो जाता है। इसको कई चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जैसे मीनोपॉज रिलेटेड टू एज ऑफ मिनार्की ऑफ एज, एटलीस्ट प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, यूज ऑफ ओरल स्पीच, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, रेस, हेल्थ, वेट, एज ऑफ मीनोपॉज, ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कोई फीमेल है वो रिच फैमिली से या पुअर फैमिली से है, उसका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक फैक्टर डिपेंड करता है, उसका वेट, उसकी बॉडी, ये सारी डिपेंड करती है मीनोपॉज को। इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस या मेंटली चेंजेस होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें होता है ऑर्गन चेंजेस। ऑर्गन चेंजेस इसमें क्या होती है? ओवरीज श्रिंक इन साइज बिकम रिंकल्ड। जो ओवरीज होती हैं वो साइज में छोटी हो जाती हैं, मतलब श्रिंक हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती हैं, वाइट होता है। देयर इज अ थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स। इनकी जो कॉर्टेक्स होती है वो थिनिंग हो जाती है। इंक्रीज इन मेडुलरी कंपोनेंट। देयर इज अ एब्सेंस ऑफ स्टोमल सेल्स एंड विच हैव कॉट सिक्रेटरी एक्टिविटी। इसकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस होता है? जो फैलोपियन ट्यूब के फीचर्स होते हैं उनमें एट्रोफी आ जाती है। मसल्स कोट बिकम थिनर सीवियर। एट्रोफी मीन्स जो सेल होता है उनका साइज़ छोटा होना। एट्रोफी मीन्स क्या होता है? सेल का साइज़ छोटा होना। और जब सेल का साइज़ छोटा होगा तो उनके फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएंगे या लॉस ऑफ फंक्शन धीरे धीरे होने लग जाता है। तो डिसअपियर द पीस ऑफ बिकम प्रोमिनेंट। ये चेंजेस होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। uterus become smaller and the ratio between the body and cervix liver to the 1:1 endometrium become thin and the atrophic। यूट्रस की भी जो सेल्स होती हैं वो थिन होने लग जाती हैं और एट्रोपिक होती हैं, इसकी भी लेस छोटी हो जाती है। और समवेयर इसमें भी चेंजेस क्या होता है? जो एस्ट्रोजन एंड एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती हैं या थिन होने लग जाती हैं। इसमें वेजाइना बिकम नैरो ड्यू टू द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो वेजाइना में क्या चेंजेस होता है? इसकी जो लेयर होती हैं ग्रेजुअली लॉस ऑफ इलास्टिक, जिसमें एक इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, और इसका साइज जो होता है वो नैरो होने लग जाता है। इसमें जो होल होता है वो नैरो होने लग जाता है। द वेजाइनल एपिथेलियल बिकम थिन। और जो एपिथेलियल लेयर्स होती हैं वो पतली होने लग जाती, थिन हो जाती। द रूट प्रोफेशनली फ्लैटिन। द वेजाइनल बिकम अल्कलाइन। और आपको पता है वेजाइनल का जो सिक्रीशंस होता है वो एसिडिक होता है, बट धीरे धीरे वो अल्कलाइन में चेंजेस होने लग जाता है। वल्वा shows feature of atrophy. The labia become flattened, the pubic hair become scatter and the result is narrow introitus। जो वल्वा होता है इसमें भी एट्रोपी, इसके सेल्स में भी चेंजेस हो जाती हैं। और लेबिया, जो इसकी लेबिया और माइनोरा, आपको पता है लेबिया माइनोरा होती हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं। और जो प्यूबिक हेयर होती हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। ब्रेस्ट फैट, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट फैट होता है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आता है। इट इज़ रीअब्जॉर्ब एंड द ग्लैंड एट्रोपी। ये जो ब्रेस्ट फैट होता है ये रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है और इसकी जो ग्लैंड होती है एट्रोफी हो जाती है। द निपल डिक्रीज इन साइज। और जो निपल्स होते हैं वो साइज में डिक्रीज हो जाते हैं, यानी छोटे होने लग जाते हैं। और अल्टीमेटली द ब्रेस्ट बिकम फ्लैट एंड पेंडुलस। ठीक है, फिर आता है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।
undergoes similar changes than those of vagina. The epithelium become thin and is more prone to damage and infection. Uh, those may be डिसयूरिया, प्रेगनेंसी, अर्ज। और मतलब जो ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है इसमें आपको पता है इसकी जो अर्ज होती ख़त्म होती। अर्ज मीन्स क्या होता है कि होल्ड करने की कैपेसिटी। जो ब्लैडर होता है उसमें जितना देर यूरिन को होल्ड करके रख सकते हैं, इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है और इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन आती है। लॉस ऑफ मसल स्टोन, ये इसीलिए हो जाता है कि जो मसल स्टोन्स होती, चाहे वो वेजाइना की हो, चाहे ब्लैडर की हो, चाहे यूरेथ्रा की, किसी की भी होती है, जो मसल स्टोन्स होती है वो लॉस होने लग जाती हैं। लीड टू पेल्विक रिलैक्सेशन, यूट्रीन डिसेंट, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं और यूरेथ्रा एंड नेक ऑफ द ब्लैडर, द लिगामेंट सपोर्टिंग द यूट्रस एंड वेजाइनल लॉस देयर टोन। ये अपनी टोनिसिटी कम होने लग जाती है और मसल्स जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होना। बोन मेटाबॉलिज्म में भी चेंजेस होता है। नॉर्मली बोन फॉर्मेशन, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड बोन रीअब्जॉर्प्शन, ओस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी आर इन बिकम डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर of age, endocrine, nutrition and genetic following menopause. There is loss of the bone mass about 3 to 5% per year. This is due to the deficiency of estrogen. मतलब क्या है, बोन मेटाबॉलिज्म में भी डिक्रीजेस आता है। 3 to लेके 5% तक पर ईयर में बोन की डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि बोन जो वीक होने लग जाती है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेनोपॉज की वजह से इसको एंडोक्राइन और न्यूट्रिशन में काफ़ी चेंजेस आता है और इसके बोन मास लॉस होने लग जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से उसके डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मेनोपॉज की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी काफ़ी चेंजेस होता है। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कार्डियक डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है मेनोपॉज की वजह से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ही इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। अब इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के? द इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ कंसर्न मेनोपॉजर, वैसोमोटर सिम्टम, मतलब ये वैसोमोटर सिम्टम्स होते हैं, वैसो चेंजेस होता है। यूरोजेनाइटल एट्रोफीज होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स देखने को आपको मिलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सेरिब्रल, ये सारे इसमें सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे मेनोपॉज जब होने लग जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, स्किन एंड हेयर चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, ये सारे ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। डिमेंशिया एंड कोगुलेशन डिक्लाइंस होते हैं। अब डायग्नोसिस क्या होता है? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑफ कोन्स फॉर 12 मंथ ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक अपीयरेंस ऑफ मेनोपॉज सिम्टम्स, हॉट फ्लश एंड नाइट स्वेट। हॉट फ्लश एंड नाइट स्वेट्स होते हैं, मतलब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। वेजाइनल साइटोलॉजी शोइंग मेंस्ट्रुएशन इंडेक्स ऑफ एटलीस्ट 1085। वेजाइनल साइटोलॉजी मीन्स होता है कि हम सेल्स की साइटोलॉजी करा सकते हैं, सेल का चेकअप करा सकते हैं कि कितनी उसकी इलास्टिसिटी है, कितना वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है। सीरम ओस्टेरॉइडल लेस देन 20 ग्राम पर डे। सीरम FSH and LH is greater than 40 मिलीकुलन पर लीटर पर ml। सीरम FSH एंड LH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारी चीज़ें ही डिक्रीज या इंक्रीज होने लग जाती, इनमें चेंजेस आता है। मैनेजमेंट क्या होता है इसका? प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन का मीन्स ये है कि देखिए, जो रेगुलर चीज़ें हैं या जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें, जो नॉर्मल एज है वो तो तब जब मीनोपॉज होना है वो होगा, बट स्पॉन्टेनियसली मीनोपॉज इज़ अनएवॉइडेबल, मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट हाउ एवर आर्टिफिशियल मीनोपॉज इंडिविजुअल बाय सर्जरी और बाय रेडिएशन, मतलब जो आर्टिफिशियल मीनोपॉज होता है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। फीमेल की हमें काउंसलिंग करती, एवरी वुमेन शुड बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन अबाउट फिजियोलॉजिकल इवेंट, मतलब जो भी चेंजेस आने हैं वो हमें उन्हें बताने हैं। दिस विल हर फीचर मिनिमाइज सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया, एश्योरेंस ऑफ एसेंशियल। हमें जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे डिप्रेशन होता है, चेंजेस होना है, इवन कम्युनिटी में तो ये भी होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मेनोपॉज होने के बाद आइस पे इफेक्ट पड़ता है, कई चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी इसके लिए भ्रांतियाँ हैं, तो हम उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से पेशेंट की करेंगे।
ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट में कोई मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं देना है। ट्रीटमेंट सिर्फ हमें उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है, न्यूट्रिशन डाइट देनी, बैलेंस विथ कैल्शियम एंड प्रोटीन इज़ हेल्पफुल। अब हमें पता है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह या उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है तो हम बैलेंस करें, तो उसको बनाने के लिए हम बैलेंस करेंगे किसका, कैल्शियम एंड प्रोटीन का। प्रोटीन आपको सेल्स को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम बोन के लिए, तो दोनों को ही हम प्रॉपरली सप्लीमेंट्स को देंगे। सप्लीमेंट्री कैल्शियम डेली इंटेक ऑफ 1.5 ग्राम कैन रिड्यूस ओस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। मतलब हमें कैल्शियम रेगुलर ही पेशेंट को देना है या मदर को देना है। एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी है, पेशेंट को ये बात बतानी है ताकि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सके। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना है और D3 देना है। और एक्सपोजर टू सनलाइट इनहेंस सिंथेसाइज ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 इन द स्किन, सीजेशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। हमें क्या करना है, पेशेंट को ये अवॉइड करना है कि मॉर्निंग की धूप जिसमें विटामिन डी होता है वो लेना है, और अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। ओके, चलिए।